बच्चों, कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ रहे थे कविता कर चले हम फिदा, जो कैफी आजमी द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक और वीर रस से ओतप्रोत कविता है। इस कविता में हम लोग पहला काव्यांश पढ़ चुके थे। आज दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। उस काव्यांश को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है रुत। रुत यानी ऋतु या मौसम। हुस्न यानी सौंदर्य। इश्क यानी प्रेम। रुस्वा यानी बदनाम। खून यानी रक्त और खून। आगे का पंक्ति में देखेंगे काव्यांश तीसरा में, राह यानी रास्ता। कुर्बानी यानी बलिदान। वीरान यानी सुनसान। काफिला यात्रियों का समूह। फतह यानी जीत। जश्न यानी उत्सव के लिए तैयार होना। सर पे कफन बांधना। मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। यह हमारा कठिन शब्द है। आज जहाँ तक हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं वहाँ तक कविता को पढ़ेंगे। देखेंगे, हमारा कविता है, दूसरा काव्यांश है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जाने देने की रुत रोज आती नहीं। कैफी आजमी साहब कहते हैं, सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सैनिक के जीवन में या हम देशवासियों के जीवन में तो जिंदा रहने के समय रुत मौसम तो बहुत आए हैं, मगर भारत माँ के लिए, अपने देश के लिए जान देने की रुत मौसम बार बार नहीं आती। ये पहली बार ऐसा मौका आया है और इस मौका को हाथ से न जाने दें, क्योंकि हमें देश पर मर मिटने का मौका बड़ा ही संयोग बस प्राप्त हुआ है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, जो भारत माता के प्रेम और सौंदर्य को बदनाम करेगा, वो जवानी जो खून में नहाते नहीं। हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है उसके जवानी का जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश उसके चरमोत्कर्ष पे रहता है। अगर हमारा वो प्रेम, सौंदर्य जो है अपने चरमोत्कर्ष पे नहीं रहेगा और अपनी भारत माता के सौंदर्य को, प्रेम की रक्षा हेतु अगर हम खून में नहीं नहाते हैं तो हमारा देश, भारत माता के लिए जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारा यह जो देशवासी के लिए या देशभक्त के लिए जो जीवन है वह भारत माता के लिए निहितार्थ है, बलिदान हेतु बना हुआ है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। कवि कहते हैं कि इन देशवासियों और कुर्बानियों, जो सैनिक कुर्बान हो चुके हैं, उनके खून से हमारा आज ये धरती पूरी पट गई है। आज खून से लथपथ ये धरती माँ दुल्हन रूपी प्रतीत हो रही है। लगता है लाल जोड़े में यह धरती माँ दुल्हन के रूप में प्रतीत हो रही है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कवि कहते हैं अन्य सैनिक को संबोधित करते हुए कि अब यह इस देश का बागडोर साथियों तुम्हारे हाथों में है। मैं अब हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए जा रहा हूँ। अब इस देश का बागडोर तुम्हारे हाथ में। इस देश का मान मर्यादा, इज्जत, आबरू को बचाना अब तुम्हारा कर्तव्य है और इसे बचाने हेतु तुम आगे बढ़ो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहता है कि जीवित रहने के तो हमारे अनेक अवसर मिलते हैं, परंतु देश की रक्षा में मर मिटने के अवसर बार बार नहीं मिलते। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश चरमोत्कर्ष पर होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वह जवानी व्यर्थ है। अर्थात युवाओं को देश रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना ही चाहिए। आज हमारे लिए हमारी धरती ही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर बढ़ते चलो। अर्थात काव्य सौंदर्य कविता का देखेंगे। कवि ने उपरोक्त काव्यांश में सफल प्रेम की संज्ञा उसी को दी है जो त्याग और बलिदान के पथ से होकर गुजरता है। काव्यांश में उर्दू शब्दावलियों का मुक्त भाव से प्रयोग किया गया है। भाषा प्रभावोत्पादक तथा भाव की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। धरती बनी है दुल्हन में उपमा अलंकार को सम्मिलित किया गया है। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता के गुण हैं। वीर रस का पूट किया गया है। वीर रस का प्रयोग बड़े ही सुंदर और मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। अगला तीसरा काव्यांश देखेंगे,
राह कुर्बानियों की न वीरान हो। कवि कहते हैं जो कुर्बानियों के लिए जो राह है हमारा कुर्बानी देने का, वह सुनसान नहीं होना चाहिए, वीरान नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। एक जत्थे पर जत्थे जो झुंडों का झुंड, कुर्बानियों का जो जत्था है, झुंड है, उस कुर्बानी के झुंड को बनाए रखना, ताकि कुर्बानी का जो मार्ग है, देश की आज़ादी का, धरती माँ को आज़ाद करने का जो जोश है, जुनून है, वह समाप्त नहीं हो। उस काफिले को बनाए रखना है। एक काफिला भारत माता के आज़ादी के लिए, उनकी रक्षा के लिए अगर अपनी कुर्बानी देता है तो दूसरी जत्था को तैयार रखना होगा। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। कवि कहते हैं सैनिक को संबोधित करते हुए, फतह का जश्न, जीत का जो उत्सव है, इस जीत के बाद है, इस जश्न के बाद है। ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। ज़िंदगी बड़े ही बेआबरू ढंग से, बड़े ही तत्परता के साथ मौत को गले लगा रही है। बड़े ही एक जिस प्रकार प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए मौत को गले लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार धरती माँ हमारी प्रेमिका है, दुल्हन है, बहन है, बेटी है। उसके प्रेम में हमें इस कुर्बानी को, इस मौत को अपने गले से लगाना है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। अब कहते हैं कवि कि अपने सर पे तुम कफन बांध लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अब हम देश की रक्षा हेतु अपनी कुर्बानी तो दे रहा हूँ, अपने प्राणों को न्यौछावर तो कर रहा हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब इस देश का बागडोर अब तुम्हारे हाथों में है। अब इस देश को संभालना तुम्हारा कर्तव्य हो और इस कर्तव्य हेतु तुम आगे के पथ पर अग्रसर हो। अर्थात कहना चाहते हैं कवि, बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों से को कहता है, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए। उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहने चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशय यह है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो आज ज़िंदगी खुद को आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। आशय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। इसे शत्रुओं से बचा कर रखना। अगर इसका काव्य सौंदर्य हम देखेंगे तो कवि ने देश की रक्षा हेतु बलिदान के महत्व को बताया है। सरल एवं सहज भाषा के तहत उर्दू शब्दावलियों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। इस प्रस्तुत काव्यांश में भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। मुहावरों का बड़ा ही मनोहारी ढंग से चित्रण किया गया है। तो आज हम तीसरे काव्यांश तक पढ़ते हैं। अंतिम काव्यांश को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।